जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के अंतर्गत राल्फ डाहरनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि राल्फ डाहरनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत संबंधी विचार क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, राल्फ डाहरनडॉर्फ का नाम संघर्ष संप्रदाय के अग्रणी समाजशास्त्रियों में लिया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अपने संघर्ष संबंधी विचारों को विस्तार से उल्लेखित किया है। ये जो किताब है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि इस बुक के लेखक कौन है। तो ये जो बुक है वो राल्फ डाहरनडॉर्फ से संबंधित है, इसको आप नोट कर लें। इस पुस्तक में राल्फ डाहरनडॉर्फ ने अपने संघर्ष संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि संघर्ष मूलतः शक्ति एवं सत्ता के असमान वितरण पर आधारित है। यानी राल्फ डाहरनडॉर्फ का मानना है कि समाज में जो होने वाला संघर्ष है वो वास्तव में शक्ति के असमान वितरण और सत्ता संबंधों पर आधारित है। उनका ये कहना है कि सत्ता संरचना प्रत्येक सामाजिक संरचना का एक अनिवार्य भाग होती है। दुनिया के सभी समाजों में सत्ता का कोई न कोई स्वरूप विद्यमान होता है। यानी सामाजिक संरचना में सत्ता एक अनिवार्य विशेषता के रूप में विद्यमान होती है। सत्ता एक अनिवार्य भाग के रूप में विद्यमान होती है। ये जो सत्ता है वो समाज में अनिवार्यतः दो प्रकार के स्वार्थ समूहों को जन्म देती है। राल्फ डाहरनडॉर्फ का कहना है कि जो समाज में सामाजिक संरचना में जो सत्ता विद्यमान होती है वो सत्ता स्वाभाविक रूप से समाज में दो विरोधी स्वार्थ समूहों को जन्म देती है, जिसमें से एक है प्रभु सत्ता संपन्न समूह और दूसरा है अधीनस्थ समूह। यानी सत्ता के आधार पर राल्फ डाहरनडॉर्फ ने समाज के जो वर्ग हैं उनको दो भागों में विभाजित किया। पहला वर्ग बताया उन्होंने प्रभुसत्ता वर्ग, जिसके पास सत्ता होती है, यानी जो सत्ता संपन्न वर्ग होता है। दूसरा वर्ग जिसके पास सत्ता नहीं होती है, जो शोषित वर्ग होता है। और उस जो शासित वर्ग है, जो प्रभुसत्ता संपन्न वर्ग है, उसका अधीन होता है, उसके नियंत्रण में होता है। इस कारण से पहले वाले वर्ग को, जिसके पास की सत्ता होती है, उसे डाहरनडॉर्फ ने प्रभुसत्ता संपन्न समूह से संबोधित किया है, और जो दूसरा समूह है उसे उन्होंने अधीनस्थ समूह के रूप में परिभाषित किया है या उल्लेखित किया है। अपने इस विश्लेषण में, अपनी इस व्याख्या में राल्फ डाहरनडॉर्फ ने ये बताने का प्रयास किया कि ये जो दो विरोधी स्वार्थ समूह हैं जो सत्ता से उत्पन्न हुए हैं, सत्ता के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, इन दो विरोधी गुटों के कारण, दो विरोधी वर्गों के कारण, दो विरोधी स्वार्थ समूहों के कारण समाज में स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से संघर्ष की संभावनाओं का जन्म होता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिसके पास जो सत्ता होती है, जो प्रभुसत्ता संपन्न वर्ग होता है, वो हर हाल में अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, उसे खोना नहीं चाहता है। और जो दूसरा वर्ग, जो अधीनस्थ वर्ग है, जिसके पास सत्ता नहीं होती है, वो उस सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है। तो इस कारण से
समाज में स्वाभाविक रूप से इन दोनों वर्गों के हितों में अंतर होने के कारण स्वाभाविक रूप से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। डाहरनडार्फ का कहना है कि सत्ता और शक्ति ही संघर्ष का मुख्य कारण है, इसके कारण से ही समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लें कि राल्फ डाहरनडार्फ का जो संघर्ष सिद्धांत है वो सत्ता और शक्ति की अवधारणा पर आधारित है। यानी जो राल्फ डाहरनडार्फ ने जो अपना संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इस सिद्धांत में उन्होंने सत्ता और शक्ति को संघर्ष का केंद्र बताया है। राल्फ डाहरनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत की दूसरी प्रमुख मान्यता ये है कि उनका ये कहना है कि जो समाज में जो संघर्ष हो रहा है, जो कि सत्ता और शक्ति की असमानता का परिणाम होता है, समाज में ये जो शक्ति और सत्ता की जो असमानता होती है, ये असमानता मानवीय कारणों से होती है, न भौतिक कारणों से होती। यानी जो समाज में जो विद्यमान असमानता है, ये असमानता वास्तव में एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होती है। इसके लिए न तो मनुष्य जिम्मेदार होता है और न ही भौतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। ये प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। एक तरह से ये प्रकृति का नियम है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मनुष्य हैं, समाज हैं, उनकी जो शक्तियां हैं और उनको जो प्राप्त होने वाली जो सत्ता है, उसकी मात्रा में, उसकी प्रकृति में अंतर पाया जाता है और इस अंतर के कारण ही समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। राल्फ डाहरनडार्फ का कहना है कि जिसके पास अधिक शक्ति होगी, स्वाभाविक रूप से वो समाज द्वारा जो प्रत्याशित लक्ष्य हैं, जो समाज के उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, उन आदर्शों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही उतना ही अधिक सफल हो जाएगा। और जिसके पास जितनी कम शक्ति होगी वह उतना ही कम सफल होगा। यानी स्वाभाविक रूप से जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों को, अपने हितों को, अपने आवश्यकताओं को या समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। और जिसके पास शक्ति नहीं होगी या जिसके पास शक्ति कम होगी, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में, समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतना ही पीछे छूट जाएगा, उतना ही कम सफल हो पाएगा। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिनके पास शक्ति नहीं होगी या जिनके पास शक्ति नहीं है, वे सुअवसर के वितरण में पीछे धकेल दिए जाते हैं। यानी वे सामाजिक श्रेणी क्रम के, विकास क्रम के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया में पीछे छूट जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पास क्योंकि शक्ति नहीं है और शक्ति नहीं होने के कारण जो उनको प्राप्त होने वाले जो सुअवसर हैं, जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यक संसाधन हैं, उनको वो हासिल नहीं कर पाते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो शक्तिशाली वर्ग है, जो सत्ता संपन्न व्यक्ति हैं, वो इनको पीछे कर देता है, इनको पीछे ढकेल देता है, जिस कारण से समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, जो सभी प्रकार के संघर्षों को जन्म देता है। तो इस तरह से राल्फ डाहरनडार्फ का जो मानना है, उनके विचार में समाज में जो संघर्ष है वो शक्ति और सत्ता की जो असमानता है, शक्ति और सत्ता के बीच में जो अंतर है, उस अंतर के कारण ही समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग बनते हैं और उन वर्गों के बीच में स्वाभाविक रूप से विरोध होता है, जिसके कारण से समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, समाज में विभिन्न प्रकार के बदलाव आपको दिखाई पड़ते हैं। डाहरनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत की तीसरी प्रमुख मान्यता ये है, उनके जो संघर्ष संबंधी विचार हैं, उनकी प्रमुख विशेषता ये है कि डाहरनडार्फ संघर्ष को मानव सामाजिक संगठन की मुख्य विशेषता मानते। यानी डाहरनडार्फ के अनुसार संघर्ष समाज का अनिवार्य अंग है, संघर्ष समाज की एक अनिवार्य विशेषता है।
दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें संघर्ष किसी न किसी रूप में विद्यमान न हो। जैसा कि आप जानते हैं, संघर्ष जो है वो समाज का केंद्रीय विषय है। समाज की विशेषता के साथ आप पढ़े होंगे कि समाज में सहयोग भी पाया जाता है और समाज में संघर्ष भी विद्यमान होता है। तो दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में संघर्ष विद्यमान न होता हो। इसी कारण से डायरनडार्फ ने संघर्ष को समाज की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि अगर समाज में गत्यात्मकता के अवसर सबके लिए समान रूप से खोल दिए जाएं, यानी समाज में सभी व्यक्तियों को जो सुअवसर प्राप्त करने का अवसर जो है वो सभी लोगों को बराबर दे दिया जाए, सभी लोगों को ये बराबर का अवसर दिया जाए कि सभी लोग जो आवश्यक संसाधन हैं उनको प्राप्त कर ले, सभी को बराबर का अवसर दिया जाए, तो उसके बाद भी जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो अपने शक्ति का प्रयोग करके इस अवसर का लाभ अधिक उठा लेगा और जो कमज़ोर व्यक्ति होगा वो इस सुअवसर को प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा। इसी तरह से डायरनडार्फ का मानना है कि सामाजिक समानता का उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। राल्फ डायरनडार्फ के विचार में समाज में जो समानता है वो संभव नहीं है। यद्यपि सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या समाज के द्वारा समाज में ये जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, समाज में सामाजिक समानता को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन डायरनडार्फ का कहना है कि सामाजिक समानता का उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं है, सामाजिक समानता होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये असमानता जो है वो प्रकृति की विशेषता है। प्रकृति के द्वारा सभी वस्तुओं को, सभी व्यक्तियों को अलग अलग तरह की शक्तियाँ और अलग अलग तरह की सत्ता उनको प्रदान की गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो शक्तिशाली वर्ग होगा वो आगे चला जाएगा और जो कमज़ोर व्यक्ति होगा वो पीछे छूट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि आप 10 बच्चों को एक जगह पर एक ही प्रशिक्षक के द्वारा, एक ही ट्रेनर के द्वारा उनको आप उनकी दौड़ के लिए उनकी तैयारी कराएं, उनको समान भोजन दिया जाए, उनको अच्छे समान तरह से ट्रेनिंग दी जाए और एक ही कंडीशन में समान दशाओं में उनको रखा जाए, उसके बाद भी अगर उनकी दौड़ कराई जाए तो फिर वो बराबरी पर नहीं आएंगे, उसमें से कुछ आगे आएंगे और कुछ पीछे आएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो शक्ति है उनके अंदर शक्ति की जो है वो असमान है। भले आप उनको बराबरी पर लाने का प्रयास करेंगे लेकिन उनके अंदर निहित जो शक्ति है वो उसमें अंतर होने के कारण स्वाभाविक रूप से जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो दौड़ में सबसे आगे आ जाएगा और जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति होगा वो उस दौड़ की प्रक्रिया में सबसे पीछे छूट जाएगा। इस तरह से राल्फ डायरनडार्फ के अनुसार ये जो सामाजिक समानता है उसका उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्योंकि जिसके पास शक्ति होगी वह बाजी मार ही ले जाएगा। इस बारे में डायरनडार्फ का मानना है कि संघर्ष को अस्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी संघर्ष को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उनका ये कहना है कि संघर्ष को अस्थायी रूप से या कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, इसे नियमित या नियंत्रित या निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से अस्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो संघर्ष है वो इस संघर्ष का मूल कारण शक्ति की असमानता है और ये जो शक्ति है वो सभी व्यक्तियों में असमान होती है, अलग अलग होती है। तो स्वाभाविक रूप से शक्ति की असमानता के कारण समाज में दो विरोधी वर्ग बनेंगे जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, एक प्रभुसत्ता संपन्न वर्ग और दूसरा अधीनस्थ वर्ग बनेगा। तो इन दोनों वर्गों के हितों में अंतर होने के कारण, शक्ति में अंतर होने के कारण, सत्ता में अंतर होने के कारण इन दोनों के बीच में स्वाभाविक रूप से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा। तो आप संघर्ष को अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं, इसको निर्देशित नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन
इसे पूरी तरह से अस्थायी रूप से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संघर्ष जो है वो सामाजिक संगठन की प्रकृति में ही निहित होता है। संघर्ष जो है वो सामाजिक संरचना में ही निहित होता है। जब व्यक्ति होंगे और उनके बीच में शक्ति का अंतर होगा तो स्वाभाविक रूप से सामाजिक संरचना में, सामाजिक संगठन में संघर्ष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग राल्फ डायरनडार्फ के इस संघर्ष सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राल्फ डायरनडार्फ का मानना है कि संघर्ष समाज की अनिवार्यता है। इसे सभी समाजों में सार्वभौमिक सत्य के रूप में देखा जा सकता है। संघर्ष का कारण, राल्फ डायरनडार्फ ने संघर्ष का कारण समाज में विरोधी हितों की शक्ति एवं सत्ता को बताया है, और उन्होंने कहा कि ये जो विरोधी हितों की शक्ति एवं सत्ता है, इस शक्ति का असमान वितरण जो है वो समाज में संघर्षों को जन्म देता है, और उनके हिसाब से परिवर्तन और संघर्ष की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा के आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि सत्ता के लिए संघर्ष के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यानी उनका ये मानना है कि समाज में जो वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो सत्ता के लिए संघर्ष के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यानी समाज में जो दो विरोधी वर्ग हुए, इन दोनों वर्गों के द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष, निरंतर संघर्ष किया जाता रहता है। कभी जो है वो जो अधीनस्थ वर्ग है वो उसकी सत्ता छूट जाती है, और जो प्रभुसत्ता वर्ग है उसकी सत्ता छूट जाती है, और जो अधीनस्थ वर्ग है वो अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करके सत्ता को हासिल कर लेता है। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जो प्रभुसत्ता वर्ग है वो अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः हासिल करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो संपूर्ण समाज में जो संघर्ष की प्रक्रिया है इसी सत्ता के इर्द गिर्द, इसी सत्ता के चारों ओर घूमती रहती है। उन्होंने अपनी एक दूसरी पुस्तक मार्केट एंड प्लान में लिखा है कि राल्फ डायरनडार्फ ने अपने दूसरे प्रमुख पुस्तक मार्केट एंड प्लान में लिखा है कि शक्ति एवं शक्ति का विरोध वह संघर्ष है जो इतिहास का संचालन करता है, और इस संघर्ष से ही समाज में संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। यानी राल्फ डायरनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत का मूल कारण शक्ति और शक्ति का विरोध है, और ये शक्ति और शक्ति का विरोध ही वास्तव में समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। उनका ये मानना है कि संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है, लेकिन कभी कभी संघर्ष जो है वो परिवर्तन के रास्ते में, परिवर्तन के मार्ग में रोड़ा भी उत्पन्न करता है, अड़चन भी उत्पन्न करता है। अतः ये समझना जरूरी है कि यद्यपि संघर्ष जो है, संघर्ष सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देता है, संघर्ष विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन उसके बावजूद सभी संघर्ष जो हैं, सभी प्रकार के संघर्षों से सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। कुछ जो संघर्ष हैं वो समाज में जो होने वाला जो परिवर्तन है उसके मार्ग में रोड़े भी उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आज की इस चर्चा के माध्यम से आप संघर्ष के बारे में जो राल्फ डायरनडार्फ का जो विचार है, राल्फ डायरनडार्फ का जो दृष्टिकोण है, उसको आप समझ पाए होंगे। अंत में हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे ज़रूर शेयर करें। साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, इसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।